हाय एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट 2 कंसिडरेशन। सो वी आर डूइंग सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ एंड हम यूनिट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम यूनिट 2 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एज यूजुअल मैं एक चीज़ से यहाँ पर अपनी क्लास स्टार्ट करूंगा। इंस्टीट्यूट का मटेरियल दी बेस्ट है, इसके अलावा आपको किसी और मटेरियल की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल 100% कवर कर लेते हैं, दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। चलिए, सो हम यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं और जैसे जैसे हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे वैसे वैसे उन कॉन्सेप्ट्स को भी हम समझते रहेंगे। दिस विल बी अ फास्टर अप्रोच टू कवर द सिलेबस एंड हमें यह भी पता रहेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से यहाँ पर आ जाता हूँ क्वेश्चंस जहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट। यहाँ पर की टर्म है हमारा एडिक्वेट। देखिए यह तो हमें पता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले में हमें कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलनी चाहिए। कंसिडरेशन इज नथिंग बट, इन शॉर्ट वी कैन से, समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न। नाउ द क्वेश्चन arises about this something. Is it समथिंग विच शुड बी एडिक्वेट? इसके बारे में कोई भी यहां पर मेंशन नहीं है कि जी एडिक्वेट कंसिडरेशन होनी चाहिए या फिर कुछ भी कंसिडरेशन चलेगी। सो एज पर दी जनरल अंडरस्टैंडिंग कुछ भी कंसिडरेशन होगी तो वह चल जाएगी, जरूरी नहीं है कि वह वहां पर एडिक्वेट हो। ओके, एडिक्वेट का मतलब है सफिशिएंट हो। सो चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ, समझते हैं। द लॉ प्रोवाइड्स दैट अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सपोर्टेड बाय अ कंसिडरेशन। लॉ सिर्फ इतना ही कहता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कंसिडरेशन होनी चाहिए। कुछ भी कंसिडरेशन हो, लेकिन कंसिडरेशन का होना बहुत जरूरी है। एडिक्वेट हो ना हो इसके बारे में लॉ में एटलीस्ट कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। ओके, सो लॉन्ग एज द कंसिडरेशन एग्जिस्ट द कोर्ट्स आर नॉट कंसर्न टू इट्स एडिक्वेसी प्रोवाइडेड इट इज ऑफ सम वैल्यू। सो कोर्ट्स जो हैं, जो लॉ ऑफ कोर्ट हैं, कोर्ट में एडिक्वेसी के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, इतना ज्यादा जोर नहीं दिया गया है। यदि कंसिडरेशन है कॉन्ट्रैक्ट में, सो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, द एडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन इज फॉर द पार्टीज टू कंसिडर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एग्रीमेंट। ये जो एडिक्वेसी की बात है कि हमारी कंसिडरेशन सफिशिएंट होगी या नहीं होगी, यह कौन देखेगा? पार्टीज देखेंगे एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जब ए और बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ए ने कहा कि मैं आपको 1000 रुपीज में अपनी मे बी काऊ सेल करता हूं और बी देंगे 1000 रुपीज। तो एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट आपको डिटरमिन करना है, पार्टीज को डिटरमिन करना है कि जो कंसिडरेशन है वह सफिशिएंट है या नहीं है। कोर्ट एडिक्वेसी के बारे में कोई किसी भी मामले में कंसर्न्ड नहीं है। ओके, जो यहाँ पे केस लॉ बताया गया है वह बताया गया है बोल्टन वर्सेस मॉडर्न। हम इस केस लॉ को भी देखेंगे क्या है। अगली बात यहाँ पर कही गई है, कंसिडरेशन मस्ट हाउएवर बी समथिंग टू विच लॉ अटैचेस वैल्यू दो इट नीड नॉट बी इक्विवेलेंट टू द प्रॉमिस विच इज मेड। ओके, यानी कि कंसिडरेशन वह होना चाहिए जिसकी लॉ के आधार पर कोई भी वैल्यू हो, हालांकि वह वैल्यू इक्वल अमाउंट होगी आपके प्रॉमिस के, इसकी कोई भी यहां पर अहमियत नहीं है। सेकंड पैरा, एन एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर इज फ्रीली गिवन। एक ऐसा एग्रीमेंट जहां पे कंसेंट दी गई है, मंजूरी दी गई है प्रोमिसर की, फ्रीली यानी कि बिना किसी जोर जबरदस्ती या फिर बिना किसी दबाव के, बिना किसी कोहर्शन के, is not void merely because the consideration is inadequate। आपका एग्रीमेंट सिर्फ इसलिए void नहीं हो जाएगा कि उसकी क्योंकि उसकी जो कंसिडरेशन है वह इनएडिक्वेट है। दिस कैन नॉट बी द रीजन कि आपका एग्रीमेंट void हो जाएगा। But the inadequacy of the consideration may be taken into account by the court in determining the question whether the consent of the promisor was freely given। inadequacy of consideration को देखते हुए कोर्ट सिर्फ इस बात को डिटरमिन जरूर कर सकती है कि कहीं प्रोमिसर की कंसेंट कोहेर्शन एटसेट्रा से तो नहीं ली गई। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ए है और बी है। ए ए अपना मोबाइल फोन सेल करते हैं बी को 1000 रुपीज में और उसके बदले में बी इनको अपना आईफोन दे देते हैं। अब एक चीज बताइए, क्या इस ट्रांजैक्शन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ए की
जो ये डील हुई है बी के साथ, जहां पर बी परचेज करेंगे, बी सेल करेंगे आईफोन को, और उन्हें सिर्फ 1000 रुपीज मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इनकी जो कंसेंट है यह एक फ्री कंसेंट ना हो। सो इस चीज को डिटरमिन जरूर किया जा सकता है, लेकिन वंस दिस कॉन्ट्रैक्ट इज डन, वंस दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, आप इसे वॉइड करार नहीं दे सकते। यू कैन नॉट कॉल इट वॉइड जस्ट बिकॉज यहाँ पे कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है। यह 15,000, 20,000 या फिर 1 लाख तक का फोन हो सकता है, बट कंसिडरेशन यहाँ पर इनएडिक्वेट मिली है, मात्र 1000 रुपीज मिली है। सिर्फ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के कारण इस ट्रांजैक्शन को, इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कहा जा सकता। दैट इज द समरी ऑफ दिस पॉइंट। अब हम एक बार बोल्टन वर्सेस मॉडर्न केस लॉ को देख लेते हैं कि क्या यह केस लॉ है। तो चलिए केस देख लेते हैं हम। केस बोल्टन वर्सेस जोन्स। इस केस में क्या होता है, एक है हमारे पास मिस्टर बोल्टन, एक है हमारे पास ब्रोकलहर्स्ट सेकंड पार्टी, और एक हमारे पास थर्ड पार्टी है जोन्स। ओके, सो ब्रोकलहर्स्ट बॉट अ बिजनेस, बोल्टन बॉट अ बिजनेस फ्रॉम ब्रोकलहर्स्ट। एक बिजनेस खरीद लिया है ब्रोकलहर्स्ट ने, किसका, अगेन सॉरी, बोल्टन ने एक बिजनेस खरीद लिया है, किसका, ब्रोकलहर्स्ट का। एंड एक व्यक्ति है जॉन्स, जो कि ब्रोकलहर्स्ट के क्रेडिटर हैं, ये इनसे लिंक्ड हैं। ओके, जॉन्स का अभी तक बोल्टन के साथ कोई भी लिंक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, जॉन्स जो हैं वे क्रेडिटर हैं ब्रोकलहर्स्ट के। ओके, प्लेस्ड एन ऑर्डर विद ब्रोकलहर्स्ट फॉर द सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स। जॉन ने क्या किया है, जॉन ने सर्टेन गुड्स के सप्लाई के लिए ऑर्डर भेजा है ब्रोकलहर्स्ट के पास। ओके, बोल्टन से कोई अभी तक लेना देना नहीं हुआ है, सिर्फ ब्रोकलहर्स्ट के पास भेजा है ऑर्डर। बोल्टन सप्लाइड द गुड्स इवन दो द ऑर्डर वाज नॉट इन नेम। लेकिन जो बोल्टन होते हैं क्या करते हैं, जैसे ही ऑर्डर आया है जॉन से ब्रोकलहर्स्ट के पास, लेकिन बोल्टन सप्लाई कर देते हैं। क्या इनके पास कोई ऑर्डर आया था, बोल्टन के पास नहीं, कोई भी ऑर्डर नहीं आया था, फिर भी ये क्या करते हैं, सप्लाई कर देते हैं गुड्स का। अब जॉन रिफ्यूज कर देते हैं पेमेंट को। जॉन कहते हैं कि जॉन अब बोल्टन को पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि बाय एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद ब्रोकलहर्स्ट ही इंटेंडेड टू सेट ऑफ हिज डेट अगेंस्ट ब्रोकलहर्स्ट। जॉन कहते हैं कि मेरा उद्देश्य था कि मैं ब्रोकलहर्स्ट के साथ ये ऑर्डर प्लेस करूं, ताकि मेरा कोई एग्जिस्टिंग डेट था मैं उसे सेट ऑफ कर सकूं। ओके, सो द ओनली इंटेंशन व्हाई दिस ऑर्डर वाज प्लेस्ड विद ब्रोकलहर्स्ट वाज कि इनसे कुछ अपना पुराना डेट सेटल करना चाहते थे। ओके, हेल्ड, क्या यहां पर कोर्ट ने हेल्ड किया, फाइनल जो डिसीजन रहा, as the offer was not made to Bolton, therefore there was no contract between Bolton and Jones। बोल्टन के साथ ऑफर नहीं प्लेस किया था जॉन ने ऑर्डर प्लेस किया था ब्रोकलहर्स्ट के साथ, लेकिन अगर बोल्टन ने सप्लाई किया है देन इट इज बोल्टन्स प्रॉब्लम। जॉन्स और बोल्टन के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोल्टन एंड जॉन्स। सो ये थी समरी हमारे पास केस बोल्टन वर्सेस जॉन्स की। मैं एक बार समराइज कर देता हूं। तीन पार्टीज थी, बोल्टन ने ब्रोकलहर्स्ट का बिजनेस परचेज किया, दिस इज वन फैक्ट। सेकेंड फैक्ट इज जॉन ने कोई सामान प्लेस ऑर्डर किया किसी गुड्स के लिए ब्रोकलहर्स्ट के पास। तीसरी पॉइंट ये रहा कि ब्रोकलहर्स्ट ने वह सप्लाई कर दिया जॉन को। ओके, करना चाहिए था ब्रोकलहर्स्ट को, लेकिन बोल्टन ने सप्लाई कर दिया जॉन के पास ऑर्डर। कंक्लूजन यह निकला कि क्योंकि ऑर्डर बोल्टन को नहीं दिया गया था, ओके, सो बोल्टन और जॉन के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दिस वाज द समरी ऑफ दिस केस लॉ। वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मिस्टर सोहनलाल सोल्ड 10 एकर्स ऑफ हिज एग्रीकल्चरल लैंड टू मिस्टर मोहनलाल। सोहनलाल ने किसको सेल किया है, मोहनलाल को 10 एकर्स, ओके, on 25th September 2020 and for rupees 25 lakhs। ओके, इसकी कंसिडरेशन है 25 lakhs। The property papers mentioned a condition amongst other details that whosoever purchases the land is free to use 9 acres as per his choice, but remaining 1 acre has to be allowed to be used by Mr. Chotelal।
9 एकड़ आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं, और रिमेनिंग जो 1 एकड़ है वहां पर आपको यूज करना होगा उस लैंड को एज पर द विश ऑफ और चॉइस ऑफ मिस्टर छोटेलाल। छोटेलाल कौन है? सन ऑफ सेलर, तो इनके पुत्र हैं छोटेलाल। सो ये हैं सोहनलाल, इन्होंने सेल किया है 10 एकर्स टू मिस्टर मोहनलाल। इनके एक पुत्र हैं छोटेलाल। 10 एकर्स में से 9 एकर्स यूज कर सकते हैं मोहन एज ही विश, और रिमेनिंग 1 एकड़ जो यूज होगा यूज कर सकते हैं मोहन, लेकिन एज पर दी चॉइस ऑफ छोटेलाल। ओके, तो ये हमारे पास पूरा केस है। देखते हैं कि आगे क्या होता है केस में। ओके, on 12th October 2020, Mr. Sohan Lal died leaving behind his son and wife. On 15th October, purchaser started construction of an auditorium on the whole 10 acres. अब एक बात बताइए, सोहन लाल ने जब सेल किया था तब इन्हें बताया था कि आप इस पर क्या कर सकते हैं, 10 एकर्स में से 9 एकर्स पर जो आपका विश हो वह कर सकते हैं, एंड 1 एकड़ मिस्टर छोटेलाल के हिसाब से आपको काम करना होगा। ओके, लेकिन आफ्टर हिज डेथ क्या यहां पर केस हुआ? आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर सोहनलाल डेथ, मोहनलाल ने पूरे के पूरे 10 एकड़ लैंड पर, 10 एकर्स पर ऑडिटोरियम बनाना स्टार्ट कर दिया। ओके, मेरे हिसाब से अभी तक इनको सिर्फ 9 एकर्स यूज करना चाहिए था। 1 एकड़ के लिए इनको पूछना चाहिए था छोटेलाल से कि इफ इज ओके और नॉट ओके फॉर द ऑडिटोरियम, और जो जैसा छोटेलाल कहते उस हिसाब से इनको यहाँ पर काम करना चाहिए था, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। अभी तक का केस लॉ यही है। Now, Mr. Chotilal wants to file a case against the purchaser and get a suitable redressal. अब छोटेलाल क्या कह रहे हैं कि जी हम तो केस करेंगे किस पे? मोहनलाल पे। केस क्यों करेंगे? क्योंकि क्योंकि जी इन्होंने क्या किया है, छोटेलाल ने केस करने की इच्छा जाहिर की है, क्योंकि इनको पूछा नहीं गया, इनसे परमिशन नहीं ली गई, और इन्होंने इनके जो 1 एकड़ लैंड बचा हुआ था इस पर भी ऑडिटोरियम बनाना स्टार्ट कर दिया है। ओके ओके, अब चलिए देखते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन रहेगा। बात करते हैं सॉल्यूशन की। प्रॉब्लम एज आस्क्ड इन द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज कंटेन्ड इन सेक्शन 2D ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। ओके, यहाँ पर क्या पॉइंट बताया गया है कि कंसिडरेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, एंड इट कैन फ्लो फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ये प्रोमिसी से फ्लो कर सकता है या फिर इट कैन फ्लो फ्रॉम एनी अदर पर्सन ऑल्सो। In view of the clear language used in the definition of consideration, it is not necessary that consideration should be furnished by the promisee only. जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो consideration है सिर्फ promisee की तरफ से flow करे. A promise is enforceable if there is some consideration for it, and it is quite immaterial whether it moves from promisee or any other person. इसका मतलब जो भी promise है इसकी consideration या तो promisee की side से move करे, या तो प्रोमिसी की तरफ से मूव करे, या फिर एनी अदर पर्सन, कोई भी थर्ड पर्सन की तरफ से भी यह मूव कर सकती है। ओके, सो ऐसा ही डिसीजन हुआ था चिनैया वर्सेस रमैया वाले फेमस केस में। ओके, यहां पर क्या डिसीजन आया था, दैट द कंसिडरेशन कैन लेजिटिमेटली मूव फ्रॉम थर्ड पार्टी एंड इट इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ लॉ इन इंडिया, की जो कंसिडरेशन है ये एक थर्ड पार्टी से मूव कर सकता है जी, बिल्कुल मूव कर सकता है, एंड दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ लॉ इन इंडिया, बिल्कुल वैलिड है। ओके, in the given problem, Mr. Sohanlal has entered into a contract with Mr. Mohanlal. S ने contract किया है M के साथ, but छोटे लाल has not given any consideration. छोटे लाल ने क्या कोई consideration दी है? नहीं। ओके, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये एस एंड एम के बीच हुआ है। यह जो सी है छोटे लाल, यह एक थर्ड पार्टी जैसे प्रतीत हो रहे हैं अभी तक, ठीक है। But the consideration did flow from Mr. Sohanlal to Mr. Mohanlal on behalf of Mr. Chotelal. यहाँ पर जो 9+1 10 एकर्स की बात हुई थी, यहाँ पर 1 एकड़ जो है यह छोटे लाल से ना मूव होकर सोहनलाल से मूव हुआ है, बट इट डज नॉट मैटर, क्योंकि थर्ड पार्टी से मूव हुआ भी एक वैलिड कंसिडरेशन ही होता है।
Further, the deed of sale of the promise made by Mr. Mohanlal to Mr. Chotelal to allow the use of 1 acre land were executed simultaneously, and therefore they should be regarded as one transaction and there was sufficient consideration for it. So अभी तक हम ये समझ पा रहे हैं कि छोटे लाल से हालांकि कोई प्रैक्टिकली कोई कंसिडरेशन मूव नहीं हुआ है, बट स्टिल क्योंकि सोहन लाल ने एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट ये मेंशन कर दिया था कि 1 acre ऑफ लैंड जो है वो आप यूज करेंगे एज पर दी विश और एज पर द चॉइस ऑफ मिस्टर छोटे लाल, सो इट बिकम्स अ वैलिड कंसिडरेशन हियर। यहाँ पर एक और पॉइंट मेंशन किया गया है विच इज इन केस ऑफ covenants रनिंग विद द लैंड। So covenant is basically some terms or some conditions which run parallelly with the land. Okay. और यदि कोई पर्सन इस लैंड को परचेज करता है विद अ नोटिस दैट द ओनर ऑफ द लैंड इज बाउंड बाय सर्टेन ड्यूटीज अफेक्टिंग द लैंड, और उसे पता है कि जब वह परचेज करेगा सो देयर विल बी सर्टेन ड्यूटीज विच ही विल बी बाउंड बाय, उन ड्यूटीज को उसे पूरा करना पड़ेगा। द covenant affecting the land may be enforced by the successor of the seller, ना कि सिर्फ सेलर बट सेलर का जो सक्सेसर होगा वह भी उन covenants को enforce कर सकता है। So in this case, third party in a contract can file a suit although it has not moved the consideration. So इस केस में consideration बिल्कुल मूव नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी C जो है यहाँ पर केस फाइल कर सकता है M के अगेंस्ट। ओके, Mr. Chotelal is entitled to file petition against Mr. Mohanlal for execution of contract. Right? चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 में हम बात करेंगे अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट की, कौन कौन से दूसरे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। यदि दो पार्टीज हैं ए एंड बी और यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसके लिए बी मान लीजिए साइलेंट रहते हैं और कुछ नहीं कहते, तो इन दैट केस यदि बी सिर्फ साइलेंट हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ पर बी द्वारा कोई फ्रॉड कमिटेड है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। इस स्टेटमेंट को और एलोबरेट करते हैं, लेट्स सी। सो मेयर साइलेंस नॉट अमाउंटिंग टू फ्रॉड, सिर्फ साइलेंट रहना कोई फ्रॉड नहीं है। ओके, so mere silence as to fact likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud, but where it is the duty of the person to speak or his silence is equivalent to speech, silence amount to fraud। देखिए क्या कह रहे हैं कि जब आपके साइलेंट रहने से सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेती है, यानी कि आपका साइलेंस जो है ये सामने वाले पर्सन की विलिंगनेस, इच्छा को इंपैक्ट कर सकता है किसी कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने में या ना करने में, इन दैट केस उसे फ्रॉड नहीं कहा जाएगा। यदि आप साइलेंट रहते हैं तो भी आपको फ्रॉड नहीं कहा जाएगा। लेकिन जहां पर आपकी ड्यूटी थी, जहां पर आपको बोलना ही बोलना था, जहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, ड्यूटी बनती थी बोलने की, और आप वहां पर चुप रह गए, इन दैट केस दैट साइलेंस विल बी कॉल्ड एज फ्रॉड। ओके, सो देखिए आगे क्या कहा गया है। अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इज नॉट ड्यूटी बाउंड टू डिस्क्लोज द होल ट्रुथ to the other party or to give him the whole information in his possession affecting the subject matter of the contract। कोई जरूरत नहीं है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को कंप्लीट ट्रुथ बताने की अबाउट द प्रोडक्ट, कंप्लीट डिस्क्लोजर्स करने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। देखिए अगर कोई नहीं पूछ रहा है आपसे, सामने वाली पार्टी नहीं पूछ रही है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप सारी चीजें वहां पर डिस्क्लोज करें, तो होल ट्रुथ बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं है। So this rule, it clearly states that position that mere silence as to facts likely to affect the willingness, सिर्फ और सिर्फ willingness उस पर्सन की इंपैक्ट कर सकता है कि आप खरीदेंगे या ना खरीदेंगे उस प्रोडक्ट को, या फिर उस ट्रांजैक्शन में एंटर करेंगे या नहीं करेंगे। इस सिचुएशन में यदि आप साइलेंट रहते हैं तो इसे फ्रॉड नहीं कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस के बिना तो लॉ चल ही नहीं सकता। सो व्हाट आर द एक्सेप्शंस? वेयर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आर सच दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक। ऐसी सिचुएशन हो गई थी, ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए थे कि जो पर्सन साइलेंट है उसकी ड्यूटी बनती थी कि वो वहां पर बोले, वहां पर सामने वाली पार्टी को इन्फॉर्म करे। ए और बी दो पार्टी हैं, ऐसी सिचुएशंस हो गई हैं कि ए को जरूरी हो गया है कि इन्हें बोलकर बताए।
साइलेंट ना रहे। ड्यूटी टू स्पीक अराइजेज व्हेन वन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी रिपोजेस trust and confidence in the other, or where one party has to depend upon the good sense of the other. For example, in insurance contract, जैसे कि मान लीजिए A and B हैं। मान लीजिए A है इंश्योरेंस कंपनी और बी हमारे पास हैं मिस्टर बी जो है इंश्योर्ड हैं। ओके, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कराने से पहले बी से पूछते हैं कि क्या आप स्मोकर हैं या नॉन स्मोकर हैं। मिस्टर बी स्मोकर हैं लेकिन साइलेंट रह गए। इसके बाद इनसे पूछा जाता है कि क्या आपको कोई और डिजीज है, एग्जिस्टिंग डिजीज है। यहां पर भी ये साइलेंट रह गई। ओके, इन दैट केस ये साइलेंट रहकर एक फ्रॉड कर रहे हैं। अगर ये इंश्योरेंस परचेज कर लेते हैं और उनकी बातों का जवाब नहीं देते हैं तो दिस विल अमाउंट टू अ फ्रॉड, एंड टुमारो ये अगर इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटी बनती है कुछ पे करने की, तो ये लाइबिलिटी यहाँ पर डिनाई कर सकती है और वो नहीं पे करेगी, सेइंग कि जी हमारे साथ तो फ्रॉड हुआ है। ओके, सेकेंड पॉइंट, वेयर द साइलेंस इन इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जहां पर को साइलेंस को स्पीच के इक्विवेलेंट मान लिया जाता है। ओके, राइट, सो साइलेंस को स्पीच के इक्विवेलेंट मान लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके कोर्स मटेरियल में पेज नंबर 10 के ऊपर ये एग्जाम्पल है। बी सेज टू ए, इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल एज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड। यदि आप मना नहीं करेंगे, ए और बी क्या करते हैं, हॉर्स खरीदते हैं, हॉर्स खरीदने के लिए जाते हैं, और ए ने बी को हॉर्स सेल करना है और बी ने यहाँ पर कुछ कंसिडरेशन देनी है। ओके, सो बी ए को कहते हैं कि यदि आप डिनाई नहीं करते हैं तो मैं मान लूंगा कि जी जो हॉर्स है वह एकदम साउंड है, हेल्दी है, फिट है। ओके, ए इसके बारे में कुछ नहीं कहते, बिल्कुल शांत हैं। इसका मतलब ए साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, यानी कि मान लिया जाएगा कि इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है, इन्होंने कुछ भी नहीं इनको एडवर्स बताया है। इसका मतलब हॉर्स जो है वह बिल्कुल सही सलामत है। ए साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारे पास एक स्टेटमेंट है, एन एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन इज वॉइड। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसकी मीनिंग सर्टेन नहीं है, कि क्या मीनिंग है उसकी, वह मीनिंग सर्टेन नहीं है, एम्बिग्युअस मीनिंग है। आपने मेंशन कुछ किया है लेकिन उसकी मीनिंग कुछ और निकल के आ रही है। इन दैट केस हम कह सकते हैं कि ऐसा एग्रीमेंट जो है वह वॉइड है। ओके, यहां पर देखते हैं सॉल्यूशन। एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन। सो यहां पर देखिए एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल। ए ने एग्री किया बी को, क्या एग्री किया कि टू सेल 100 टन्स ऑफ ऑयल। ओके जी, क्या समझ में आ रहा है 100 टन्स ऑफ ऑयल से? ऑयल मतलब क्या, कौन सा ऑयल? इज इट कोकोनट ऑयल और इज इट पेट्रोल और डीजल और इट्स अ पाम ऑयल और इट्स मस्टर्ड ऑयल? विच ऑयल इज इट, क्वेश्चन मार्क, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर एग्रीमेंट सर्टेन नहीं है। इन दैट केस मैं कह सकता हूं कि यह एग्रीमेंट जो है यह एक वॉइड एग्रीमेंट है। ऑन द अदर हैंड, इफ जो ए हैं यह डीलर है मान लीजिए कोकोनट ऑयल के। ओके, और अब ये सिर्फ और सिर्फ कोकोनट ऑयल में ही डील करते हैं और किसी ऑयल में डील नहीं करते हैं। इन दैट केस यदि यहां पर एग्रीमेंट होता है ए और बी के बीच में टू सेल 100 टन्स ऑफ ऑयल, अब इन दिस केस ये अंडरस्टूड है कि यह ऑयल जो है यह कोकोनट ऑयल की बात कर रही है। सो दिस एग्रीमेंट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट्स नॉट वॉइड। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो a minor is not competent to contract, nothing in the contract prevents him from making the other party bound to the minor। वैसे तो माइनर इनकॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन वह अदर पार्टी को बाउंड जरूर कर सकता है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। माइनर कैन बी ए बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स के लिए
माइनर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। दो अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम मेकिंग द अदर पार्टी बाउंड टू द माइनर। अदर पार्टीज जो हैं वो डेफिनेटली बाइंड हो जाती हैं विद द contract between the minor and the other party. Thus, a promissory note duly executed in favor of a minor is not void and can be sued upon by him because he, though incompetent to contract, may yet accept the benefit. So, he is incapable to enter into a contract. Okay, but he can accept only the benefits, only the benefits out of contract. So benefits definitely accept कर सकता है, but as such वह किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं हो सकता। उसी हिसाब से हम एक और एग्जांपल देखें। जैसा कि हम जानते हैं ऑलरेडी दैट अ माइनर कैन नॉट बिकम पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। माइनर कभी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता है, लेकिन यदि सब के सब पार्टनर्स की कंसेंट हो तो पार्टनरशिप में एडमिट हो सकता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। ओके, सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स के लिए, लॉसेस वगैरह होंगे वो इस पर नहीं दिए जा सकते, ओनली फॉर द बेनिफिट्स। एक एग्जांपल, अ मॉर्टगेज वाज एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ अ माइनर। मान लीजिए माइनर है ये मिस्टर छोटू, मिस्टर भी नहीं, मास्टर छोटू। ओके, मास्टर छोटू ने एक मॉर्टगेज डीड साइन कर ली है, मान लीजिए एक बैंकिंग कंपनी के साथ। मान लीजिए ये है आपका एसबीआई बैंक, ठीक है। इनके बीच में क्या हो गया है, एक मॉर्टगेज डीड साइन हो गई है। मॉर्टगेज इज बेसिकली इन्होंने अपनी कोई प्रॉपर्टी, जैसे कि मान लीजिए अपना हाउस या फिर कोई भी अपनी प्रॉपर्टी इनके पास मान लीजिए गिरवी रख दी है। सो इन दैट केस मैं कहूंगा कि इन्होंने एक मॉर्टगेज डीड साइन कर दी है। और मान लीजिए लोन पे डिफॉल्ट कर देते हैं, तो क्या बैंक इस मॉर्टगेज डीड को एग्जीक्यूट कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। एग्रीमेंट विद माइनर, एग्रीमेंट विद माइनर आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ओके, सो ये जो एग्रीमेंट होते हैं माइनर के साथ ये हमारे वॉइड होते हैं। ओके, दीज आर नॉट एनफोर्स्ड, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A student was induced by his teacher to sell his brand new car to the later at less than the purchase price to secure more marks in the examination। वाह भाई वाह। स्टूडेंट को कहा गया कि आप ये जो अपनी गाड़ी है इसे इस टीचर को बेच दीजिए। ओके, और टीचर बदले में क्या देंगे? गुड मार्क्स, गुड मार्क्स। मान लीजिए एक कार थी आपकी 5 लाख की और टीचर इसको कितने में ले लेते हैं? मान लीजिए 2 lakhs पे, और कहते हैं कि बाकी मैं आपको बढ़िया मार्क्स दूंगा। एंड आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन, जब ये ट्रांजैक्शन हो जाता है, ओके, द फादर ऑफ द स्टूडेंट persuaded him to sue the teacher, state whether the student can sue the teacher। in this case जो फादर होते हैं स्टूडेंट के वो कहते हैं कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है, आप टीचर को सू कीजिए, इन पर केस कीजिए। तो आप बताइए कि क्या स्टूडेंट सू कर सकता है टीचर को? वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या थॉट है इसके बारे में। चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सो यस, A can sue his teacher on the grounds of undue influence under the provisions of Indian Contract Act। undue influence, क्या टीचर इस कैपेसिटी में है कि अपने स्टूडेंट को वह इन्फ्लुएंस कर सके इन एन अनड्यू मैनर? जी हाँ, टीचर इस कैपेसिटी में है कि वह स्टूडेंट को पे के ऊपर अनड्यू प्रेशर दे सकता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकता है। According to Section 16 of the Indian Contract Act 1872, a contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties, जो relationship existing है parties के बीच में are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and he uses the position to obtain an unfair advantage over the other।
क्या टीचर डोमिनेट कर सकता है स्टूडेंट को? डोमिनेट कर सकता है स्टूडेंट को, बिल्कुल कर सकता है डोमिनेट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, क्या ये अपनी पोजीशन यूज करके एक अनफेयर एडवांटेज ले सकता है? जी हाँ, यह एक ऐसी सिचुएशन में है कि यहां पर अनफेयर एडवांटेज भी टीचर ले सकता है। सो इन दैट केस अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अनदर। विल मतलब मर्जी या फिर इच्छा। ओके, पॉइंट नंबर ए, वेयर ही होल्ड अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर। एक यहां पर अथॉरिटी है टीचर की स्टूडेंट के ऊपर। वेयर ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप टू द अदर। फिड्यूशरी रिलेशनशिप क्या होता है? फिड्यूसरी का मतलब होता है जहां पर एक लीगल रिलेशनशिप हो, लीगल रिलेशनशिप। ओके, यानी कि लीगल रिलेशनशिप कैसे? जैसे मान लीजिए एक सीए हैं और उनके क्लाइंट हैं, उसी हिसाब से मान लीजिए एक लॉयर हैं और उनके जो भी मौकिल हैं, क्लाइंट हैं बेसिकली, डॉक्टर हैं, उनके पेशेंट हैं। ओके, तो यह क्या होती है? फिड्यूसरी रिलेशनशिप होता है इनके बीच में। ओके, where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness, mental or bodily distress, for example old illiterate person, जहां पर उसकी mental capacity affect हो रखी है, चाहे permanently हो चाहे temporarily हो। इन दैट केस ऑल्सो मान लिया जाएगा कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को डोमिनेट कर पा रहा है। A contract bought as a result of coercion, undue influence, fraud, misrepresentation would be voidable at the option of the person whose consent was caused। यहां पर एग्रीमेंट वॉइडेबल रहेगा, एग्रीमेंट डायरेक्टली वॉइड नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है कि कोercion यूज किया है या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज किया है, जैसे यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के केस में, स्टूडेंट था और यहाँ पे टीचर है। ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई इन्होंने यदि अपनी कार सेल कर दी है 2 lakhs में, जो एक्चुअल में कितने की थी, 5 lakhs की थी, ऐसा नहीं होगा कि यह जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल रहेगा। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का ऑप्शन है, वो चाहे तो इसे वॉइड करें और चाहे तो इसे वैलिड रहने दे। सो दिस इज वॉइडेबल, ये वॉइड किया जा सकता है एट द ऑप्शन ऑफ द स्टूडेंट। ओके, होप इट इज क्लियर सो फार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन इन मैटर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बताइए मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ओके, Sohan induced Suraj to buy his motorcycle, saying that it was in a very good condition. After taking the motorcycle, Suraj complained that there were many defects in the motorcycle. सोहन ने सूरज को अपनी बाइक बेच दी, क्या बोल के कि जी ये तो बहुत अच्छी कंडीशन में है, बहुत अच्छा कंडीशन है बाइक का, लेकिन मोटरसाइकिल जब चलाने के बाद सूरज को पता लगा कि अरे अरे इसमें तो बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, बहुत सारी खामियां हैं। सोहन प्रपोज टू गेट इट रिपेयर्ड एंड promised टू पे 40% ऑफ द रिपेयर। सोहन ने क्या कहा कि कोई बात नहीं जी, अगर बाइक में आपको कोई कमियां लग रही हैं तो मैं इसे रिपेयर करवा दूंगा और 40% ऑफ द रिपेयर कॉस्ट में बेयर करूंगा। आफ्टर फ्यू डेज द मोटरसाइकिल डिड नॉट वर्क एट ऑल। और ये लीजिए, कुछ दिनों के बाद वह जो मोटरसाइकिल थी उसने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। नाउ सूरज वॉन्ट्स टू रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट। अब सूरज क्या कह रही हैं कि जी मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, मैं इसे कैंसिल करूंगा। ये है सोहन, ये है सूरज, इन्होंने क्या बेचा? बाइक। इन्होंने पेमेंट कर दी, अमाउंट इन रुपीस। ओके, एक बार ठीक करा दी, कोई बात नहीं, दूसरी बार बिल्कुल खराब हो गई। अब दूसरी बार ये क्या कहते हैं कि जी आप इस कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड कर दीजिए। डिसाइड गिविंग रीजंस वेदर सूरज कैन रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। क्या सूरज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है या नहीं कर सकता है, विद रीजंस बताइए। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? When a person positively asserts that a fact is true
when his information does not warrant it to be so, though he believes it to be true. कई बार एक पर्सन एक ऐसी स्टेटमेंट देता है जो वह उसे तो बिल्कुल सही मानता है, बेसिस वट एवर इंफॉर्मेशन ही हैज। ओके, मान लीजिए ए है, मिस्टर ए बी को कह देते हैं कि मिस्टर रतन को एक कंपनी है, वहां पे उनको डायरेक्टर बना दिया गया है। ओके, ये फैक्ट्स हैं, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। ए क्या कहते हैं बी को कि मिस्टर रतन है, इन्हें एक कंपनी में मान लीजिए एक्स वाई जेड कंपनी में डायरेक्टर बना दिया गया है। और यह इंफॉर्मेशन ए को किसने दी है? यह इंफॉर्मेशन ए को सी ने दी है, कोई मिस्टर सी है, उन्होंने यह इंफॉर्मेशन बी को दी है। मिस्टर रतन ने इनको कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं दी है। अब जो रिप्रेजेंटेशन मिस्टर ए ने मिस्टर बी को किया है, अब यह तो सोच रहे हैं कि बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर जो इंफॉर्मेशन सी ने ए को दी थी, यह इंफॉर्मेशन यहीं पे गलत थी। तो इसके कारण जो रिप्रेजेंटेशन ए ने बी को दिया, यह भी यहां पर रॉन्ग हो गया। इन दैट केस दिस विल बी कवर्ड अंडर मिसरिप्रेजेंटेशन। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, when there is any breach of duty by a person which brings an advantage to the person committing it by misleading another to his prejudice. In this case, in the second case, when there is a breach of the duty by a person, किसी व्यक्ति ने breach of duty यहां पर की है, ओके, विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव, यहां पर इस पर्सन की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि दूसरी पार्टी को डिसीव करे। ओके, और इससे क्या हुआ? इट ब्रिंग्स एन एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट बाय मिसलीडिंग अनदर टू हिज प्रेजुडिस। इससे इन्हें एक एडवांटेज मिल रही है। ओके, देखते हैं बी में और पॉइंट नंबर 3 में क्या सिमिलैरिटीज हैं। यहां पर when a party causes however innocently the other party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is the subject matter of the agreement। मान लीजिए ए है, ए बिलीव करते हैं, ए को लगता है कि इनकी बाइक का जो इंजन है यह एकदम फिट कंडीशन में है, सही कंडीशन में है, और ऐसा सोचते हुए ये अपनी बाइक को ट्रांसफर कर देते हैं किसके पास? मान लीजिए मिस्टर बी के पास। ओके, यहाँ पर कोई फॉल्स इंटेंशन नहीं है, कोई डिसीव करने की इंटेंशन नहीं है, यह भी इनोसेंटली बिलीव कर रहे हैं कि जी इंजन जो है ये बिल्कुल ठीक है। हाउएवर जब बी इसको चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, बी फाइंड आउट करते हैं जी ई जो इंजन है बाइक का दैट इज नॉट एट ऑल फिट। ओके, यहां पर ए ने जो स्टेटमेंट दी थी कि जी इनका इंजन बिल्कुल फिट है, यह मिस रिप्रेजेंटेशन का पार्ट बन जाती है। ओके, दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। और जब जब मिस रिप्रेजेंटेशन होगी, अदर पार्टी जो भी सेकंड पार्टी है, दे कैन अवॉइड और रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट, यह कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड कर सकते हैं या फिर अवॉइड कर सकते हैं। ओके, the aggrieved party loses the right to rescind the contract if he, after becoming aware of the misrepresentation, takes a benefit under the contract or in some other way affirm it। मान लीजिए यहां पर बी कहें कि जी बाइक आपने मुझे खराब दे दी है, और उसके बाद ए क्या कहते हैं कि ठीक है मैं इस बाइक को ठीक करा देता हूं, आई विल रिपेयर इट, और मैं यहाँ पे मान लीजिए 50% जो है खर्चा वो रिपेयर करने का बियर करूंगा, और उसके बाद आप इस बाइक को रख लीजिए। तो मान लीजिए कि ये बाइक रिपेयर की गई ए के द्वारा, और जो भी एक्सपेंसेस था, मान लीजिए 1000 रुपीज एक्सपेंसेस हुआ, उसमें से 500 रुपीज ए ने पे कर दिए, 500 रुपीज बी ने पे कर दिए। अब फिर से यह बाइक लेके बी जा चुके हैं। इन दिस केस अगर बाइक फिर से खराब हो जाती है, क्या बी फिर से आकर कहेंगे कि भाई आपकी जो बाइक है वह खराब है, हमें यह बाइक कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कीजिए? द आंसर इज नो। सूरज कुड नॉट रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट एज हिज एक्सेप्टेंस टू द ऑफर ऑफ सोहन टू बियर 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रिपेयर इम्प्लाइडली अमाउंट टू फाइनल एक्सेप्टेंस ऑफ द सेल। यानी कि जब सोहन ने कहा कि जी 40% कॉस्ट मैं बियर कर लूंगा रिपेयर कराने की, और सूरज इसे एग्री कर लेते हैं, अगर सूरज यहीं पे डिसएग्री कर लेते तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता। ओके, लेकिन सूरज ने यहाँ पे डिसएग्री नहीं किया, सूरज ने कहा कि ठीक है आप इसे ठीक कराइए, 40% कॉस्ट बेयर कीजिए। अब अगर बाइक फिर से खराब हो जाती है, देन इन दैट केस सूरज रिस्काइंड नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट को। ओके, आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। Mr. Samant owned a motor car. He approached Mr. Chotu and offered to sell his motor car
for rupees 3 lakhs. Mr. Saman told Mr. Chotu that the motor car is running at the rate of 30 kilometers per liter of petrol. Both the fuel meter and the speed meter of the car were working perfectly. Okay, अभी तक के क्या केस हुए हैं? क्या हमारे पास पॉइंट्स नोटेड है? फर्स्ट वन इज सामंत है, ये अपनी सेल कर रहे हैं कार को, किसको? छोटू को. ओके, कंसिडरेशन है रुपीज 3 lakhs, 30 किलोमीटर्स पर लीटर वादा किया गया है. Both fuel meter and speed meter are perfect. Mr. Chotu agreed with the proposal of Mr. Samant and took the delivery of the car by paying 3 lakhs. बिल्कुल एग्री कर लेते हैं 3 लाख रुपए में और इस कार को ले लेते हैं. After 10 days, Mr. Chotu came back with the car and stated that the claim made by Mr. Samant regarding fuel efficiency was not correct and therefore there was a case of misrepresentation. 10 दिन के बाद छोटू आ जाते हैं वापस और कहते लो भैया अपनी खट्टारा कार मुझे ना चाहिए. क्यों नहीं चाहिए जी? क्योंकि आपने जो रिप्रेजेंटेशन की थी कि जी ये कार इतना चलेगी 30 किलोमीटर पर लीटर, ये तो इतना चल ही नहीं रही है. तो आपने मेरे साथ क्या किया है? मिस रिप्रेजेंटेशन किया है. आपने मिस रिप्रेजेंटेशन किया, इसलिए हम इस कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं. तो देखते हैं क्या इसका सोल्यूशन रहेगा. क्या लग रहा है आप लोगों को कि छोटू सही है या फिर मिस्टर सामंत सही है? चलिए देखते हैं. As per the provisions of Section 19 of the Indian Contract Act, when the consent to an agreement is caused by coercion, fraud or misrepresentation, the contract is voidable. ये हम जानते हैं कि यदि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है with coercion और fraud या फिर misrepresentation, इन दैट केस क्या होगा? आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वह वॉइडेबल हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा, वॉइडेबल हो जाएगा. ओके, जिस भी पार्टी की कंसेंट को आपने कॉज किया है, जिस भी पार्टी की कंसेंट आपने कोहर्शन, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू प्राप्त की है, उस पार्टी का ऑप्शन है वो चाहे तो इसे वॉइडेबल करार कर सकती है. A party to contract whose consent was caused by fraud, misrepresentation may, if things fit, insist that the contract shall be performed and that he shall be put in the position in which he would have been if the representation made has been made true. यह कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल void रह सकता है यदि जो भी आपने यहाँ पर पॉइंट्स को मिस रिप्रेजेंट किया था वो सारे पॉइंट्स यदि आप ठीक कर देते हैं तो इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा क्योंकि इसकी अब सारी कमियां दूर हो चुकी हैं. सो कॉन्ट्रैक्ट विल बी परफॉर्म्ड. ओके, अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है और यह पूरा क्वेश्चन उस एक्सेप्शन के ऊपर ही चल रहा है. लॉ में एक्सेप्शंस जानना बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस एक्सेप्शंस पर ही आते हैं. If such a consent caused by misrepresentation or by silence or fraudulent within the meaning of Section 17, the contract nevertheless is not voidable if the party whose consent so caused had the means of discovering the truth with ordinary diligence. Means of discovering the truth, such find करना, ordinary diligence, बिल्कुल आम, बिल्कुल आसानी से यदि आप सच्चाई को फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर भी आप नहीं कर रहे हैं तो बाद में आपका कॉन्ट्रैक्ट हम वॉइड नहीं कराएंगे. देखिए, आसानी से आप पता कर सकते हैं यदि आपका स्पीड मीटर बिल्कुल ठीक चल रहा है, यदि आपका फ्यूल मीटर ठीक चल रहा है तो आप उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं और आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आपने उस वक्त फाइंड आउट क्यों नहीं किया? यदि आप इतनी आसानी से चेक कर सकते थे, आपको नॉर्मल वहां पर मान लीजिए आप फ्यूल डालते और वहां पे आप देखते उसके स्पीडोमीटर में कितने किलोमीटर्स रन हो गए हैं. यदि वहां पे 30 की माइलेज आ रही है तो ठीक है, अगर 30 की माइलेज नहीं आ रही है तो आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं करते. ठीक है, सो ये तो बहुत आसान सी बात थी. एनी वन विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस, कोई भी व्यक्ति साधारण सी बुद्धिमत्ता के साथ इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को चेक करके एंटर कर सकता है. आपने वैसा नहीं किया तो अब आप इसे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रिस्काइंड नहीं कर सकते. अब आपसे यह अधिकार आपके पास नहीं है कि अब आप इसे बाद में रिस्काइंड करेंगे. ओके, कितने ऐसे लोग हैं जो कि यही चीज सोच रहे हैं अभी, और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोचा था कि नहीं नहीं मिस्टर छोटू कैन रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए.
मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन क्या है। Ishan, aged 16 years, was studying in an engineering college. On 1st March 18, he took a loan of 2 lakh from Vishal for the payment of his college fee and agreed to pay by 30th May 2019. 2018 में क्या किया ईशान ने? लोन ले लिया। कितने का लोन लिया है जी? 2 lakhs का। 2 lakhs का किससे लिया है? विशाल से लिया है। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या यहाँ पर केस है। ईशान possesses assets worth 15 lakhs। ईशान के पास गाड़ी बंगला सब है 15 लाख रुपए का। इसके पास काफी सारे एसेट्स हैं 15 lakhs के। ऑन ड्यू डेट ईशान फेल्स टू पे बैक द लोन टू विशाल। और ड्यू डेट पे ईशान क्या करता है? लोन नहीं रिपे कर पाता। विशाल नाउ वांट्स टू रिकवर द लोन फ्रॉम ईशान आउट ऑफ हिज एसेट्स। अब ईशान के एसेट्स में से विशाल क्या चाहते हैं? विशाल चाहते हैं कि इनके एसेट्स में से हम रिकवरी करें। ये विशाल हैं, ये कहते हैं कोई बात नहीं, लोन नहीं दे रहे तो इनके ये वाले जो एसेट्स हैं इन पे हम कब्जा कर लेंगे और यहाँ से रिकवरी करेंगे। क्या पॉसिबल हो पाएगा? क्या लगता है आपको? विल दैट बी वैलिड और नॉट वैलिड? चलिए कोई बात नहीं, हम देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज द एज ऑफ मेजोरिटी। कोई भी व्यक्ति जो एज ऑफ मेजोरिटी हो गई है जिसकी, यानी कि 18 साल से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो है वह कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। हु इज ऑफ साउंड माइंड, उसका माइंड साउंड होना चाहिए, माइंड ठीक होना चाहिए, पागल वगैरह नहीं होना चाहिए। एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। किसी भी दूसरे कानून द्वारा भी वह डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए टू एंटर इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट। A person who has completed age of 18 years is a major and otherwise he will be treated as minor। जिसने भी 18 साल की उम्र कर ली है, 18 साल का जो हो गया है, वह मेजर कंसिडर किया जाएगा। अगर नहीं की है तो वह माइनर कंसिडर किया जाएगा। ईशान हु इज अ माइनर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एनी एग्रीमेंट विद हिम इज वॉइड। ये हमने देखा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो भी होंगे माइनर के साथ, ऑल दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड, इनफैक्ट वॉइड एब इनिशियो। यह क्लियर केस है मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मोदर दास, जहां पर यह क्लियरली बताया गया कि कोई भी एग्रीमेंट माइनर के साथ होगा तो वह वॉइड होगा। आप लोगों को ये जो केस लॉज हैं इसे नोट डाउन कर लेना है, इसे याद रखना है और स्पेसिफिक केस लॉज को कोट करना होगा एग्जाम में भी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सेक्शन 68 जो है यहाँ पे कुछ और बातें भी कही गई हैं। क्या कही गई हैं? The liability of a minor for supply of the things which are the necessaries of life to him। जब कभी भी लाइफ की नेसेसरीज जो कि चाहिए ही चाहिए लाइफ में, उनकी बात होगी तो उसके बारे में क्या कहा गया है? इट सेज दैट though the minor is not personally liable to pay the price of necessaries supplied to him, the supplier or lender will be entitled to claim the money, price of goods and service which are necessary suited to the condition of life provided the minor has a property। अगर माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी में से डेफिनेटली जो भी पर्सन है जो उसे सप्लाई करेगा, क्या सप्लाई करेगा? नेसेसरीज ओनली। कोई भी ऐसी उटपटांग चीज नहीं, सिर्फ नेसेसरीज ओनली जो सप्लाई करेगा उसकी प्रॉपर्टी में से उन्हें एंटाइटल्ड रहेगा, वो प्रॉपर्टी में से उतना अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। द लाइबिलिटी ऑफ अ माइनर इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी। जितनी भी माइनर की प्रॉपर्टी है सिर्फ और सिर्फ उसमें से ही वह क्लेम कर सकता है। Thus, according to the above provision, Vishal will be entitled to recover the amount of loan given to Ishan for payment of the school fees from the property of the minor। In this case, even though यह कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो लोन दिया गया है वह सप्लाई ऑफ नेसेसरीज में आता है। लॉ ने नेसेसरीज को डिफाइन नहीं किया है, यह हमें अपने हिसाब से समझना पड़ता है बेसिस केस लॉज की, क्या हमारे पास नेसेसरीज होंगी, क्या नेसेसरीज नहीं होंगी। इन दिस केस एजुकेशन इज अ नेसेसरी। अगर वही ये सप्लाई करे कि भाई जाइए और आप बैंकॉक में छुट्टियां मना के आइए,
सो इन दैट केस दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज नेसेसरीज, लेकिन एजुकेशन को नेसेसरीज की परिभाषा में लिया जाएगा, और अकॉर्डिंगली विशाल का राइट बनता है, विशाल का हक बनता है कि यह जो भी माइनर है इसकी प्रॉपर्टी में से क्लेम करे जितना भी इसका लोन का अमाउंट है वह, एंड ही विल बी लीगली एंटाइटल्ड टू डू सो। सो इसी के साथ हमने यूनिट 3 यहाँ पर कंप्लीट की है। सो आफ्टर यूनिट 3 हम यूनिट 4 पर जाएंगे और इस हिसाब से हम पूरा बिजनेस लॉ कवर करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, इन्हें आप चैट बॉक्स में या फिर इन्हें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके अलावा हम आपको ऑप्शन देंगे कि आप हमसे लाइव भी जुड़ सकें और अपने कमेंट्स का रेजोल्यूशन प्राप्त कर सकें। मन लगाकर पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।